अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इंडियन मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के अंदर उस बात की तस्दीक कर दी है जो पाकिस्तान 6-7 मई के वाक़यात के बाद मुसलसल कह रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमारे साथ एक इंटरेक्शन में इस बात की तस्दीक की थी कि जिस वक्त ये जंग चल रही थी उस वक्त इसराइल के असला भी इस्तेमाल हो रहा था और इसराइल के जो मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स थे वो उस वक्त श्रीनगर में बैठे हुए थे। उनके कुछ जहाज़ भी स्पॉट हुए थे और उनके ड्रोन जो थे पाकिस्तान ने कुछ मार गिराए, उनके ऊपर भी मेड इन इसराइल लिखा हुआ था। तो आज नेतन्याहू ने एनडीटीवी के साथ जो बातचीत की है, उनका कुछ इंडियन जर्नलिस्ट है, शायद बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी हो, उन्होंने कहा कि इस जंग के अंदर जो पाकिस्तान से भारत ने लड़ी उसमें इसराइली मिज़ाइल भी इस्तेमाल हुए, जो कुछ तो इसराइली साख्ता थे और कुछ वो थे जो उन्होंने भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन में बनाए। उनके ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए। तो बाकी भी उनकी जो गठ जोड़ था, यहूद और हनूद का एक आम तौर पर लफ्ज़ बोला जाता है उर्दू में, तो मैं इसको प्रोग्राम में बोलने से गुरेज करता हूँ, लेकिन आज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने मुंह से इस चीज़ की तस्दीक कर रहा हो तो आपके लिए बिल्कुल एक चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि आपके दोस्त नहीं हैं। आइंदा भी ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। माजी के अंदर भी ये पुलवामा के बाद भी एक ऐसी सूरत हाल थी कि ये दोनों इकट्ठे थे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठे साजिश कर रहे थे। पहलगाम के बाद भी ये हो चुका है और आइंदा भी अगर कुछ खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा तो इन दोनों के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ़ एक नहीं होगा। तो पाकिस्तान की पार्लिमान को, लीडरशिप को, मिलिट्री वालों को तो पता होगा, वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन सियासी लोगों को भी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि ये एक दुश्मन नहीं है हमारा ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, इसके साथ इसराइल इसका इत्तेहादी है। वो जो कुछ कर रहा है इस वक्त गज़ा में कर रहा है, बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ वो जो कुछ माजी में कर चुके हैं उनके हमारे मुतल्लिक़ अज़ाइम वही हैं, वैसा ही करना चाहेंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट का जिक्र करें तो पार्लियामेंट में अपोजिशन एक पावरफुल पिलर होता है, उसके बगैर पार्लिमान की तकमील नहीं होती। हुकूमत जो भी करना चाहे उसको चेक करने के लिए, उसके मामलात को क्वेश्चन करने के लिए, कि सीधे रास्ते पर उसको रखने के लिए अपोजिशन का कलीदी किरदार, और सिर्फ तनकीदी नहीं तामीरी किरदार होता है। मिलते हैं दोनों तो फिर गाड़ी आगे चलती है। एक गाड़ी का वो पहिया अगर आप उतार दें पटड़ी से तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। पाकिस्तान में ये एक पहिया उतरा ही रहता है, दोनों रहते नहीं हैं कभी ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर PMLN के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को, सब टॉप टियर को जेलों में डाला गया था। अब उनकी बारी आई है तो उन दोनों ने मिल के इमरान खान को और PTI को जेलों में डाल के तो कसर पूरी कर रहे हैं। ये जमहूरियत वूरियत कोई नहीं है, ये तो एक इंतकाम का तरीक़ाकार है। तो हमें इसके ऊपर एक ऐसे लीडर्स चाहिए जो आवाज़ उठा सकें और हिकमत और दानाई के साथ रास्ता भी निकाल सकें। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं असद कैसर साहब, साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली का। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, इस वक्त तो जो सूरत हाल है पार्टी के लिए वो बड़ी अजीब व गरीब है कि आपकी इमरान खान तो जेल में है, लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में, वो सज़ा हो गई, सेनेट वाले को सज़ा हो गई, नायल हो गए, तो पता नहीं क्या बनेगा। आपको क्या नज़र आता है, कोई सियासी हल है इसका या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे लिए तो गुज़िश्ता 3 सालों से जो सिलसिला चल रहा है उसमें तो कोई कमी नहीं है और मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले जो है ना हमारे ख़िलाफ़ 9 मई का एक झूठा बयानिया बयान करके इश्तिहारी करवा के जो कुछ किया वो भी आपके सामने। झूठा बयानिया कहते हैं तो 9 मई हुआ नहीं था या क्या था? नहीं, मैं हुआ जो भी हुआ, हमने पब्लिकली ये मुतालिबा किया कि इसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी करे। पार्टी को ऑफिशियली इसको कंडेम करना चाहिए ना, इसमें हमने तो 200 दफ़ा इसको कंडेम किया है और हम कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करो, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के तकाज़े तो पूरी हो ना, मेरिट पे तो हक़ाइक़ सामने आए, शफाफियत के साथ होना, शफाफियत के सामने। हम तो भाई ये कहते हैं। तो जब आप वो नहीं मानते तो फिर उसके ऊपर तो शुकूक व शुबात बढ़ते हैं कि किसने किया और किसकी साजिश थी। हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत में हमारी पार्टी एक पुरअमन पार्टी है, हमारी पीसफुल पार्टी है, हम जमहूरी लोग हैं। हमने जब भी तहरीकें चलाई, हमारी तहरीकों जुलूसों में कभी गमला भी नहीं टूटा। और आपने देखा आम लोग जो है ना पहले दफ़ा जो जुलूस में आते हैं, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चे, PTI तो एक नई सियासी खूबसूरती का एक शिकल है। सर, लेकिन आपकी इस पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर जो लार्जली पीसफुल थे, लेकिन बाज़ इवेंट्स ऐसे हैं जो स्याह धब्बे के तौर पर पेश किए जा सकते हैं, जिसमें से 9 मई एक स्याह धब्बा। दूसरा स्याह धब्बा वो है जब आप लोग PTV स्टेशन में घुस गए थे और पार्लियामेंट हाउस की दीवारों को वो काट रहे थे पैट वालों के साथ मिलके, तो वो भी आप ही की तहरीकों के दोनों शाखसा ने। देखिए, इस वक्त भी हमने उसकी मजम्मत भी की और तरदीद भी की थी, अब भी कर रहे हैं। हम
अभी भी मुतालबा करते हैं कि अगर 9 मई के हवाले से जुडिशरी इंक्वायरी बनती है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर फिक्स होती है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। सही। आप ये ना करें कि आप एक बयानिया बयान करके एक तरफा मीडिया पे चलाएं, लोगों के ज़रिए जो है ना उसको तशहीर करवाएं और फिर कहें कि ये ठीक है। इस तरह नहीं होता, ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करते। सर एक बात बताइए, आम तौर पर ये खबर चलती है, मैंने अली बिन गंडापुर साहब से इसके ऊपर 2-3 दफ़ा सवाल किया, वो कहते थे कि 99% बात हो गई थी इमरान खान के बाहर आने की, 1% बात रह गई थी, फिर आ नहीं सके। फिर उन्होंने कहा कि 10% रह गई थी कसर, बाहर नहीं आ सके। 24 और 26 नवंबर इस अरसे में भी आपकी इंटरेक्शन चल रही थी और एक ऑप्शन थी, मोहसिन नकवी साहब खुद इंगेज हुए हुए थे बराह रास्त पार्टी की लीडरशिप से कि इमरान खान को किस तरीके से बाहर लाया जाए। जब ट्रंप हल्फ लेने वाले थे उससे पहले भी इंगेजमेंट थी, ये इंडिया के साथ जंग की पीक के अंदर भी बात चल रही थी कि कोई रास्ता निकाला जाए और रजामंदी दूसरी तरफ भी नज़र आती थी। बात आगे चलती क्यों नहीं है? समझ नहीं है। देखें, सबसे पहले जिसके पास इख्तियार है और जो मुल्क के निज़ाम कार को चलाते हैं और जो स्टेट कहलाते हैं अपने आप को, स्टेट होती है माँ की जैसी। तो हम सोच रहे हैं कि क्या ये माँ की जैसी स्टेट है? और जिस तरह माहौल को बना के फिर बगड़ाया जाता है और सारा जो मलबा है वो पीटीआई के ऊपर डाला जाता है। चलो आप जो भी कहते हैं, तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने आपकी नैरेटिव को क्यों मस्तरद? 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने यकतरफा 9 मई की इसके तमाम प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया और फिर उसको एक्स्ट्रा, मतलब ये जो उन्होंने किया ना, ये तारीख में पहली दफ़ा। पहले तो ये इस तरह करते थे कि जो हल्के के बड़े बड़े नाम होते थे उसको करते, मतलब शामिल करवाते थे, उसके अपने वोट होते थे, फिर डीसी और डीपीओ को और पटवार को इस्तेमाल करके उसके लिए कोई करते थे। अभी तो इलेक्शन ये हार गए, लोग घरों में जाके सो गए, सुबह उसको फोन आया कि तुम जो है ना आओ जीत चुके हो, डीसी से उसकी तरफ फोन आया और सबको पता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून ये पूरी पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें जीती। लाहौर में सिर्फ 2 सीटें ऐसी है कि जीत चुके, बाकी सारे हार चुके हैं। जीती 2 कौन सी हैं आपके ख्याल में? देखिए, वो एक है तनवीर वाले, इसके ऊपर बात हो रही है कि ये एक और मैं नाम भूल गया उसका, नवाज शरीफ 50,000 वोट से हारा है। यानी एक हारी हुई पार्टी और उसकी लीडर जो है ना, उसके अंदर ये अखलाकी जरूरत होती थोड़ी कि वो आता और कहता कि मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, तो उसकी कितनी बड़ी इज्जत बन जाती। वो आके पब्लिक में कहता है, हालांकि उसने कंपेन चलाई कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने बड़ा बात की कि जी अभी वोट को इज्जत देनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा वोट को बेइज्जत उसी पार्टी और उसी लीडर ने किया। मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ जो है ना 50,000 से यास्मीन राशिद से हार चुके हैं और अभी जो है ना वो अपने आप को पतली नस्ल मंडेला कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। सर 2018 का इलेक्शन वो मैंने उतना ही तफसील से कवर किया था जितना 2024 का इलेक्शन तफसील से कवर किया। 2018 में आपको जिस तरीके से कराची से प्लेट में रख के नशिस्तें दी गई थी ना, इस दफ़ा वो सारी नशिस्तें प्लेट में रख के वैसे ही एमक्यूएम को दे दी गई। पिछली दफ़ा आपको दी गई थी, इस दफ़ा उधर दे दी गई। जनूबी सूबा पंजाब 18 में आपके लिए बनाया गया था, इस दफ़ा 45 या 47 के रोलों में दूसरों को तोहफा दे दिया गया। आप भी ऐसे ही आए थे, आपको भी उसको कहना चाहिए था वोट को इज्जत दो। अभी नवाज शरीफ को कहना चाहिए था वोट को इज्जत दो, नहीं कहा दो। सबसे पहली बात कि ये इनके पास अगर सबूत है तो बिल्कुल लेके आए। सबूत क्या? मैंने तो अपनी आंखों से हाल देखा हुआ। इस दफ़ा आप तगड़े थे, इस दफ़ा आप डोमिनेट कर रहे थे। 18 में तो आपको रास्ता बना के दिया गया था, इधर से काट उधर से काट, आपको रास्ता बना के। नहीं देखिए, अब जो भी है, जो आप बात कर रहे हैं ना कि आपको इधर से उधर से आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्या ख्याल है 2013 की इलेक्शन में खुला दिया गया था पीएमएलएन को? हाँ, खुला दिया गया था पीएमएलएन, हमारी सीट खुला दिया गया उसको दी गई। तो इसलिए अभी एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अवाम को यह हक हो कि वो अपने मुंतखब चुने। और मैं समझता हूँ कि जो 2018 का हुकूमत हमने ली, हमने गलती की, हमें नहीं लेना चाहिए। अब ये बात आप सही बोल रहे हैं ना, ये बात वो हुकूमत इसलिए कि वो एलाइज हमारे साथ थे। सर वैसे आपकी मेजोरिटी नहीं बनती थी, मेजोरिटी तो बनाई गई थी आपके लिए। नहीं, वो इसलिए देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि खान साहब ने भी मुसलसल कहा है कि 2018 इलेक्शन में हमें ये हमारी गलती थी कि हमने उस हुकूमत कबूल की, क्योंकि हम जब अपने एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, क्योंकि हमने एक पूरा रिफॉर्म एजेंडा बनाया,
हमारे पास जो है ना ऐसे कवानीन थे कि हम उसके ज़रिए हम पूरे निज़ाम को चेंज कर लेते, लेकिन वो हमारी जो एलाइज थी हमें हर वक्त जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता। तो इसलिए खान साहब ने ये बात की कि हमें ये 18 के इलेक्शन को नहीं लेना चाहिए था। 18 में आपको दिया गया जो हुकूमत थी वो एक इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ मॉडल था। 2013 में उन्होंने आपको सूबाई हुकूमत दी थी, 18 में उन्होंने आपको मरकज़ में हुकूमत दी। सामने इमरान खान को रखना था, फ़ोटो इमरान खान की थी, पीछे चलाना उन्होंने था और आपने कबूल किया उसको। अभी इन्होंने पीडीएम वालों ने कबूल किया इसी सेटअप को। देखिए आपका कसूर, आप सियासी लोगों का कसूर। ये आपका ख्याल हो सकता है, मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो 2013 में भी इलेक्शन जीत चुके थे, इनकी सीटें उससे छीनी गई और 2018 में हमारी सीटें कम की गई। हमारी सीटें बढ़ाई नहीं गई, कम की गई, क्योंकि हमें कट टू साइज किया गया ताकि हम जो है ना कोई ज़्यादा उछल कूद वो समझते हैं कि वो ज़्यादा वो ना करे और हमें उस लेवल पे लेके हमें क्या चाहिए। हम समझते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए और किसी इदारे का, किसी एजेंसी का इलेक्शन के मामलात में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन 13 और 18 और 24 के इलेक्शन में, अगर 3 इलेक्शन मैं बताऊं जो मैंने फील्ड में जाके कवर किए हैं, 2024 में सबसे तगड़े आप थे, सबसे तगड़े थे आप। 2013 में आप तगड़े नहीं थे, 18 में आप मुकाबले थे, अक्सरियत लेने वाले नहीं थे। आपको 18 में अगर आवाज़ उठाते ना तो 24 में आपके साथ ये ना होता। मैं तो बड़ा क्लियरली बता रहा हूं। मैं तो ये समझता हूँ कि 2018 में भी हमारे साथ हाथ हो गया है। 2018 में जो हमारे नंबर्स थे वो कम और इस वजह से हमारी वो जो कानून से, क्योंकि जब आप रिफॉर्म लाते हैं तो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सवाल कहीं दरमियान में गुम हो गया। इमरान खान की रिहाई पार्टी की तरजीह होनी चाहिए थी ना। मुझे वो लगता है कि पार्टी के पास उसके ऊपर स्ट्रेटजी है। कभी अलीमा खान के बयान से लड़ाई हो जाती है, कभी बुशरा बीबी से सुनते हैं हम कि उसने एक बातचीत चल रही थी, उसने कहा कि मना कर दिया। कभी कोई और आपका बंदा कुछ कह देता है, उससे लड़ाई हो जाती है। कभी इमरान खान कहता है छोड़ूंगा नहीं, कवर तक पीछा करूंगा। देयर शुड बी ए स्ट्रेटजी, देयर शुड बी ए प्लान। वो आप फिर उसको लेके आगे चलते हैं। पहले तो बंदा जेल से निकालते हैं ना, आप जेल में बैठा हुआ है, उसके ऊपर 1.5 साल सारी लड़ाई चल रही है। इमरान खान आपको पता है, आपके नॉलेज में है कि क्या ऑफर्स हुई हैं खान साहब के निकलने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज भी वो बात मान ले और तो वो कल निकल सकता है। क्या बात मान ले तो निकल सकता है? वो ये बात मान ले कि हुकूमत को रहने दो, हुकूमत जो है अपना वक्त पूरा करे। वो 6 महीने साल मांगते हैं तो दे दें, क्या जाएगा। 1.5 साल से जेल में भी तो बैठा हुआ है इमरान। अभी तक तो वो कहते हैं कि 2027 तक जो है ना, 2027 तक आपने कोई वो भी नहीं करना है, कोई जलसा भी नहीं करना, हुकूमत को डिस्टर्ब भी नहीं करना। भाई कौन सी हुकूमत, जब आपको अवाम ने वोट नहीं दिया, एक आदमी जो है उसको अपनी बीवी नहीं मानती। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, कराची में, ये आपकी मीडिया वालों, मैं नाम नहीं बोलता क्योंकि वो आप फिर इधर से करेंगे। कराची में जो MNAs इधर बैठे हैं ना, अपनी बीवी भी उसको वोट नहीं दे चुके, वो PTI को वोट दे चुके हैं। इनके अपने बच्चे जो है वो PTI को वोट दे चुके हैं। वो कौन सा MNA है जिसकी बीवी ने उसको वोट नहीं दिया? कराची में है। मैं नाम बताऊंगा तो वो बहुत ही वो हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो मैं इसके नाम में यकीन है, मैं जो बात करता हूँ ना, आई बिलीव इट। मैं वो उसकी पहली बीवी होगी जिसने वोट नहीं दिया होगा। नहीं दिया, 100% नहीं दिया। और फिर मैं उसके बाद आपको बता दूंगा कौन है, आपको मैं बता दूंगा। नंबर यहाँ भी इस तरह है, यानी इनको पता है। और यहाँ इस्लामाबाद में जो ड्रामे हुए, यानी इलेक्शन शुएब शाहीन जीता, इलेक्शन जो है ना हमारा मुगल साहब जीता, हमारा मुगल जीता, इलेक्शन हमारा जो 3 सीटें हैं, पुलिस ने यहाँ ड्रामा करके लाठीचार्ज करके मैनेज किया और पिटप्पे पे टप्पा। भाईजान इस तरह आप ठप्पे नहीं लगाने पड़े इस दफ़ा। उन्होंने काम आसान रखा था, उन्होंने फॉर्म सामने रखा हुआ था, फॉर्म में उन्होंने कहा बदली करो, इतने ठप्पे लगाने का टाइम नहीं। ये इस्लामाबाद का मॉडल थोड़ा चेंज। अच्छा, वो थोड़ा यहाँ ठप्पे लगाने पड़े, यहाँ ठप्पे, क्योंकि वो पहले अभी वो बेचौड़ नहीं हुआ था। वो बाकी जगहों में मिसाल के तौर पर वो तो उसके यहाँ उन्होंने वो थोड़ा वकील थे तो उसको समझ रही थी, तो उसने थोड़ा काम ठीक किया मतलब उसको प्रॉपरली मैनेज किया। तो इसलिए ये मुझे बताएं कैसे इसको हम माने कि जब आपको वोट नहीं पड़े, आप खुद हारे हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हारा हुआ है, जो मिनिस्टर हारे हुए हैं, आवाम की मैंडेट नहीं है उसके पास, तो कोई इस तरह आप हुकूमत को कैसे जाने दे? फिर इसका मतलब इमरान फिर जेल में ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि इमरान जेल में रहेगा। देखो, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, ये ताकत उसके पास है, हालात बदलते हैं। ये हम क्या चाहते हैं, हम समझते हैं कि मुल्क, इमरान खान का मुतालबा ये है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, आपके दौर में थी,
आपके दौर में थी? क्या अगर नहीं थी तो होनी चाहिए ना। नहीं थी ना, तब थी ना, अब है। गलत, दोनों गलत है। मैं मुकाबला नहीं कर रहा कि तब गलत था तो अभी होनी गलत होना चाहिए। देखो हमारे वक्त में और इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो आप जुल्म ज्यादती कर रहे हैं वो भी भुगतेंगे कल को, जैसे आप भुगत रहे हैं वो भी भुगतेंगे। आप मुझे बताएं ना, जितने लोग जेल में थे, आपने भी बताया कि लोग जेल में थे और सारा नवाज शरीफ जेल में, मरियम जेल में, शहबाज जेल में, मान लिया, आसिफ ज़रदारी जेल में, फरियाल तालपुर जेल में। बंदा कौन बात छोड़ा था आपने? मान लिया, बिल्कुल मान लिया, जेल में थे। केसेस किसने बनाए थे? जिसने भी बनाए थे। आपने People अकाउंट Party ने बनाए थे रिसीवेबल ना। के ऊपर नवाज शरीफ को पकड़ के सजा दी हुई थी। अकाउंट मुझे रिसीवेबल के ये ऊपर बताया कि किसी प्राइम क्या- मिनिस्टर को सजा देते हैं? अकाउंट रिसीवेबल था उसका, वो 10,000 का, हाँ। जिसके ऊपर नवाज शरीफ को आपने सजा दी हुई थी। हमने नहीं दी थी। किसने दी? उसने जो कानून में मुताबिक थी। कौन सा कानून था? ब्लैक लॉ डिक्शनरी का पकड़ के उसने डेफिनेशन निकाल के मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने मैं बेड़ा सिर्फ गर्क किया हुआ बात था। से बात करता हूँ, सिर्फ 10 मुझे आप 1 मिनट बोलने दें। जी, नवाज शरीफ के खिलाफ जितने केसेस बनाए थे पीपल पार्टी ने बनाए थे, और पीपल पार्टी के खिलाफ जितने केसेस बनाए थे नवाज शरीफ ने बनाए थे। हमने तो अभी एक केस भी नहीं बनाया था। वो वही केसेस थे जो नैब ट्रायल कर रहा था और नैब में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, उसी की बुनियाद पर वो जेल में थे। मैं समझता हूँ कि सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, जो है ना, ये सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल बुनियादों पे। ये सही है बात है। मैं बिल इस पे बिलीव करता हूँ। राना सनाउल्लाह पे जब 15 किलो हीरोइन डाली थी तो वो एक्चुअल में वो बहुत बड़ा हीरोइन का ड्रग ट्रैफिकर था जो आपने पकड़ा था ना, वो विक्टिमाइजेशन तो नहीं थी ना। वो हनीफ अब्बासी पे रात को 12 बजे इलेक्शन से एक रात पहले जब एफिडेविट डाली थी, वो भी विक्टिमाइजेशन नहीं थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ नदीम साहब, कि आप जो ये कह रहे हैं ख़ासकर जो राना सनाउल्लाह वाला इशूज़ पे, तो खान साहब ने खुद कंसर्न शू थी कैबिनेट में, और मतलब उसने कहा था कि ये इस तरह हम नहीं करना चाहते। राना सनाउल्लाह वाला केस तो आप उसको डिफरेंट एंगल से देखें। मजम्मत की थी इमरान ने कि क्यों पकड़ा है इमरान? जमा अपनी कैबिनेट में लोगों को बताया, क्या अपनी बताया बात इमरान ने? की- जो कैबिनेट में जो है ना कंसर्न शो की थी, उसको बताया गया किस तरह हुआ है, तो उसने उसकी बारे में बुरा माना है। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह बहुत केसेस थी कि जिसके ऊपर, यानी ये जो इरफान तो फिर सदीकी- आपने हुक्म क्यों नहीं किया कि रिलीज करो इसको? ये क्यों ये पकड़ा इरफान इसको? सदीकी, ये इरफान आपने कहा क्यों नहीं राना सनाउल्लाह को रिलीज करो, क्यों तो पकड़ा ये इसको? कैसे रिलीज हो गया? ये अगर हुकूमत उसका पीछा करता तो ये रिलीज हो जाता। आपकी हुकूमत ने तो पीछा करके देख के उसको जेल में डाला था। नहीं देखे, ये अभी 15 किलो देखना, हेरोइन। अगर इमरान खान इस वक्त जो है सजाए ना, मौत कैद है उसको। इमरान खान एक बहुत बड़ा लीडर है, अगर इमरान खान रिलीज नहीं हो सकता तो राना सनाउल्लाह फिर किसकी? इरफान सिद्दीकी साहब का नाम ले रहे हैं, वो अगर- पेन हाथ अगर पकड़ के हुकूमत जेल में चाहती- गए थे हथकड़ियां लगवा के। नहीं, मैं आपको ऐसे गए थे ना, पेन हाथ में तो हथकड़ियां लगी हुई थी। मैं नदीम साहब आप बताए ना कि राना सनाउल्लाह फिर कैसे रिहा हो सकता था। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मुल्क को आगे बढ़ाना है, और मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जब इमरान खान जो है ना आज मान ले उसकी बात, ये शर्त मान ले, इमरान खान कल निकलेगा। हम क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल इससे ये नहीं चाहते कि आप इमरान खान को रिहा करो। हम ये चाहते हैं कि जो केसेस है वो मेरिट के ऊपर जो है ना फैसला करो। अब और जब मेरिट पे फैसला होगा, इमरान कल रिहा होगा। यानी आपकी कानून के मुताबिक जब एक केस में अभी फैसला नहीं हुआ, उसकी ट्रायल चल रही हो, तो साल बाद जो है ना उसका तो हक बनता है जमानत का। उसको तो जमानत का राइट और लीगली बन गया उसकी जमानत की राइट। और केस भी ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान को सजा मिल सकती है। एक मुझे बताएं कि केस ऐसा है कि जिसकी बुनियाद, ठीक है, ये बना लेते हैं, आगे पीछे से मवाद भी करते हैं। जितनी भी केसेस है ओपन ट्रायल हो, उसकी मीडिया में उसकी ओपन ट्रायल हो, पब्लिक को पता चले। और अभी ये जो उमर अयूब और इसके जो आए हैं, जो अपोजिशन लीडर है हमारे उमर अयूब साहब या शिबली साहब है या हामिद रजा साहब, जो हमारे उनके खिलाफ केसेस हुए हैं, क्या समझते हैं कि ये जस्टिफाइड? नहीं, बिल्कुल। ये किसी भी स्पीरियड जुडिशरी में एक दिन से ज़्यादा दरख्वास्त नहीं जानी चाहिए और उस अदालत को उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अच्छा, इस तरह आप मुझे बताएं कि क्या मैसेज दिया गया? एक तरफ आप फार्म 47 की हुकूमत है, एक नाजायज़ तौर पर हुकूमत में बैठे हैं, फिर जो थोड़ी बहुत पोजीशन है उसको भी अपनी जोर और ज़बरदस्ती और एक जुडिशरी को ऊपर से प्रेशराइज करके डिसीजन लेते हैं ताकि जमहूरियत कमज़ोर हो। आपने ये 2 साल सारी बातें कह के देख ली, आपकी जमात को फ़ायदा हुआ है कि इमरान खान को फ़ायदा हुआ है? तो आपको रास्ता बदलना चाहिए, बात करें, कोई रास्ता निकालें। आप ये बातें करते जाए। अब तो आपके सड़कों पे पंजाब में बंदे भी कोई नहीं थे। आप KP में ना होते तो पंजाब सारा खाली था आपका। देखिए, इतना मैं आपको बताऊँ कि आप जितना जुल्म और जबर और तशद्दुद और एक फाशिस्ट रवैया रख के
आप न ख़वातीन का लिहाज करें। क्या ये रेहाना डार के साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत है। ये किसी तरीके से हुआ है? नहीं बिल्कुल ये गलत। जो ये बच्चियों को, ख़वातीन को जिस तरह जेलों में डालते हैं, किसी के घर में नजायज छापा मारना, किसी की खातून को हरासा करना जुल्म है। मैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर भी कहता हूँ कि गलत है बिल्कुल। आज जो वो इंटीरियर जो ममलिकत का जो है स्टेट मिनिस्टर क्या है वो तलाल चौधरी, उसने असेंबली की फ्लोर पे कहा कि 900 प्लस लोग पकड़े उधर पंजाब में। तो 900 लोग ही बस आपके साथ थे? नहीं, जो जहां मतलब उसने पकड़ दकड़ पंजाब में नहीं बंदा निकला जी, आपको मान लेना चाहिए। नहीं निकला बंदा पंजाब में, आपकी किसी तरीके में कहता हूं मैं निकला। 24 और 26 नवंबर के दरमियान भी आपका सारा जितनी मोबिलाइजेशन थी, अगर अली मीन गंडापुर आपका वो बंदे उधर से मोबिलाइज करके ना लाता, आप ही केपी वाले लोग जो मोबिलाइज करके लाए थे, पंजाब से कोई नहीं था। देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। जो हिकमत अमली नहीं बदलेंगे तो आपकी पार्टी को और मार पीटेगी। ये नहीं मैं कह रहा कि मार सही पड़ रही है, नाजायज पड़ रही है। क्या जुल्म और जबर के सामने सर झुका दे? पोलिटिकली इंगेज करें, इंगेज करके रास्ता निकालें। आप कोई जंग नहीं लड़ रहे कि बंदूकें हाथ में पकड़ के आपने लड़नी है। सियासत में रास्ता निकालने के लिए बातचीत करते हैं, बातचीत करें सियासी लोगों से। हमने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, हम हमेशा बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन आपके पास इतना अख्तियार नहीं है कि आप हमारे एक मुलाकात जो है ना वो करवा सके अपने चेयरमैन के साथ। जो करवा सकते हैं उन्हीं से मुलाकात शुरू कर दें, चले जाएं उनके पास असद कैसर मिल ले, नीचे से आपकी पार्टी आपकी टांगे खींचनी शुरू हो जाएगी। अली मीन गंडापुर मिलता है तो अली मीन गंडापुर के नीचे से टांगे वो पब्लिकली कहती है ना कि सियासी लोग बात करें। सियासी लोगों की हैसियत ये है कि वो एक मुलाकात नहीं कर सकते, यानी पंजाब में इनकी हुकूमत है, वफाक में इनकी हुकूमत है, एक मुलाकात नहीं कर सकती। देखिए हमें एज ए होल अभी जो है ना इसके ऊपर एक ग्रैंड डायलॉग करनी होगी, और सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। ग्रैंड डायलॉग किन से करेंगे? इन्हीं से करेंगे ना ग्रैंड डायलॉग, और किसी कोई अमेरिका से जाके थोड़ी करेंगे। हाँ, उस पर हम ये करेंगे। और ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा, कैसी जो है ना आवाम की तो उसके लिए शहबाज शरीफ के साथ बैठ जाएंगे। ग्रैंड डायलॉग मीन ग्रैंड, तो उसमें शहबाज शरीफ के साथ बैठ देखिए हम हर एक के साथ बैठेंगे, लेकिन इसके लिए एजेंडा ये हो कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, फ्री एंड फ्री इलेक्शन करवाओ। ये प्री कंडीशन के साथ तो आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता। उसके साथ हम क्यों बैठे हैं? तो जब वो आपके लिए इलेक्शन के लिए क्यों बैठे आपके साथ? वो खुद मुस्तरदशुदा आदमी है, उसके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं। अभी बताया ना ये चीनी का स्कैंडल जो हुआ है, ये गलत हुआ है, इसके ऊपर सजा होनी चाहिए। जो लोग मुनव्वस है इसको सजा चाहिए। देखो उसके अंदर अखलाकी जरूरत होती तो इस्तीफा देता था। अगर शहबाज शरीफ में थोड़ी अखलाकी जरूरत होती तो रिजाइन कर लेता। यानी फैमिली में बैठ के ये फैसला करते हैं कि चीनी को एक्सपोर्ट करे, और फिर आपके पास जो है ना पता नहीं है कि आपकी कितनी फैमिली में बैठ के फैसला तो नहीं किया होगा, लेकिन फैमिली के लोग बेनिफिशियरी हैं। पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग बेनिफिशियरी हैं। सदर साहब की अपनी मिलने हैं, शहबाज शरीफ फैमिली की नहीं, आपस में जो है आपस में बैठे। आप एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त तो डालें, पूछें कि इस ये जो 300 अरब कमाया है शुगर के इस झटके के अंदर, वो उनकी लोगों की फहरिस्त दी जाए और उनसे वसूल किया जाए वो 300 अरब रुपये। वो हमने रिक्वेस्ट भेजी है मुस्तफ़ा नवाज़ को कर दी, बाकायदा हमने ऑफिशियली लेटर किया, तो वो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा काम नहीं है, कोई इसका जवाब आया है। हमने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा की है। अच्छा, ब्रेक करीब आ गई है। आपका असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया, और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएं। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट आपको यही मशवरा दूंगा। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, एक ब्रेक करीब आ गई है जी, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद कहते हैं। जुलाई के महीने के जो दादोशुमार हमारे सामने आते हैं उसके मुताबिक जुलाई के महीने में पाकिस्तान से बरामदात हुई हैं $2.7 बिलियन, और उसके मुकाबले में इंपोर्ट्स हुई हैं $5.45 बिलियन। जो रिजल्टेंट हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें सब्सटेंशली इंक्रीज़ हुई है। ओवर लास्ट ईयर 44% इंक्रीज़ है। तो जैसे ही हमने इंपोर्ट्स को खोला है, थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर आपकी एक्सपोर्ट्स भी ऊपर गई हैं, लेकिन ट्रेड डेफिसिट में इतना ज़्यादा गैप है $2.7 बिलियन एक महीने का, तो ये एंड ऑफ ईयर जाके हमें तंग करेगा। दूसरी तरफ कारोबारी बरादरी हमारी बहुत खुश है कि 37A के ऊपर उनकी आर्मी चीफ के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी उसके नतीजे में आज FBR ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया और उस कंडीशन को, उन शराइत को हटा दिया है जिसको ताजर बरादरी कह रही थी कि बहुत जुल्म और ज़्यादती के मुतरादिफ है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में इन दोनों इशूज़ को डिस्कस करने के लिए कि पाकिस्तान ने बरामदी मंडियों में कैसे हासिल करनी है, अमेरिका ने अगर कोई कंसेशन दी है, पता नहीं कंसेशन है भी या नहीं, तो उसको हम अवेल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और ये जो
कस्टम्स की तरफ से और FBI की तरफ से एक ख़तरे की घंटी बजाई जा रही थी, क्या उसको तब्दील करने से ताजर बरदरी खुश है और आइंदा का सफ़र आसान होगा? इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं गौहर एजाज साहब, साबिक वज़ीर हैं, और पाकिस्तान में ये जो पावर टैरिफ्स की रिडक्शन और ये इवन ये जो FBI का सर्कुलर है इसको हटाने में इनका कलीदी किरदार है। ताजर बरदरी को लेकर ये आर्मी चीफ से भी मिले और इन तमाम मामला को डिस्कस किया। और मोहम्मद जावेद बुलवानी साहब, सदर KCCI, वो भी हमारे साथ है। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। गौहर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सर, आप बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये 37A को चेंज किया जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम। आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी कराची से लेके जो है वो पेशावर तक वो यही सवाल उठा रही थी कि 37A के तहत जो पावर्स दिए गए हैं FBR को, इन पावर्स की मौजूदगी में बिज़नेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। और कराची चैम्बर ने इसके ऊपर स्ट्राइक भी की, लाहौर चैम्बर ने स्ट्राइक भी की, और जो है वो डिस्कशन आगे नहीं चल रही थी। एक जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज़ हुई, फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब ने उस मीटिंग को चेयर किया। उसमें 18 चैम्बर के प्रेसिडेंट्स, जिसमें कराची और लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी थे, फैसलाबाद भी था, सियालकोट भी था, क्वेटा भी था, KPK भी था, तमाम बड़े चैम्बर्स, पिंडी, इस्लामाबाद, और फेडरेशन के प्रेसिडेंट और बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर SM तनवीर साहब भी मौजूद थे। तमाम चैम्बर के प्रेसिडेंट ने एक ही बात की कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की मईशत का जो बैकबोन है वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है, और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने इस साल 11.7 ट्रिलियन रुपए का टैक्स अदा किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 2 ट्रिलियन रुपए ज़्यादा है। और करेंसी का जो रेट था वो भी स्टेबल रहा है पिछले साल और इस साल के मुकाबले में। इन्फ्लेशन भी 4% से कम है। तो ये खालिस्तन जो है वो टैक्स अदा किया गया है 2 ट्रिलियन, जो कि इंक्रीज टैक्सेशन से है, क्योंकि आपने जो है वो पाकिस्तान में नए टैक्स पेयर्स के थ्रू तो पैसा कलेक्ट ही नहीं किया। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे उन्हीं के ऊपर बोझ डाला, जैसे एक्सपोर्टर्स के ऊपर बोझ डाला कि आपने उनसे जो टैक्स कलेक्ट करते थे 1.25% पे और कहते थे फाइनल डिस्चार्ज है, उसको बजाय आपने कहा हम एडवांस 2% लेंगे और वो भी आप नॉर्मल असेसमेंट करेंगे। तो 200 अरब रुपए के करीब तो हमने खाली एक्सपोर्टर्स से टैक्स ले लिया। हमने सैलरीड क्लास से तकरीबन 600 अरब का टैक्स ले लिया, और उसके अलावा तमाम चीज़ें जिसमें सेल्स टैक्स को हम रिटेल स्टेज की वैल्यूएशन पे, चाहे वो होलसेल और रिटेलर, चाहे वो टैक्स नेट में है या नहीं है, फैक्ट्रीज़ को कहा गया कि जो रिटेल स्टेज की कीमत है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पानी है तो पानी की बोतल, जूस की बोतल, बिस्किट, तमाम चीज़ें रिटेल के रेट के ऊपर आप फैक्ट्री को कह रहे थे कि अगर तुमने 10 रुपये की पानी की बोतल बेची है तुम 24 रुपये पर टैक्स लोगे। तो तमाम टैक्स के जो प्रोसेस थे उसके तहत आपने टैक्स कलेक्ट करके 2 ट्रिलियन पिछले साल के मुकाबले में 9.7 से 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा किया। और उसके बाद ये क्लॉज डाल दी 37A में कि हमने इस साल और टैक्स कलेक्ट करना है 2 ट्रिलियन रुपए, और हम ये समझ रहे हैं कि इसमें 390 अरब रुपए हम इन्फोर्समेंट के थ्रू लेंगे, जिसमें हम पावर्स चाहते हैं कि हम जिसको चाहें जब चाहें समझें कि इसको हम कहें कि इस ऑफिसर ने कहा है कि इसमें मुझे शक है कि इसको टैक्स फ्रॉड हो रहा है, तो हम इसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, अकाउंट भी सीज कर सकते हैं, उसकी जायदाद की भी कुर्की लगा सकते हैं। तो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी कराची से पेशावर तक सब ने कहा कि ये कैसा कानून असेंबली ने पास कर दिया। इसी की प्रेजेंटेशन हुई, और इस प्रेजेंटेशन में जो बेसिक बात वहाँ पर मैंने ही की कि पाकिस्तान में आज से 25 साल पहले भी जो है एक कानून आया था ADCR का, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, और उसमें मुशर्रफ साहब और शौकत अली साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैंने ही प्रपोज़ किया था उस वक्त कि आप एम्पावर करें बिज़नेस कम्युनिटी को, और बिज़नेस कम्युनिटी को वही पावर दें जो आपने चेयरमैन FBR को पावर दिया। बिज़नेस कम्युनिटी का एक शख्स हर शहर में आप अपॉइंट कर दें। हमारी तरफ से जब हम चैम्बर का प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं तो हम पूरा शहर मिल के अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, जो कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पिंडी हो, चाहे इस्लामाबाद हो। वो हमारे लिए एक जो है वो इज़्ज़त की कुर्सी है पूरी बिज़नेस कम्युनिटी की। तो हमने यही बात की कि आप बिज़नेस कम्युनिटी में हमारे प्रेसिडेंट को हिस्सा बनाएं। अगर कोई टैक्स का केस वाकई इवेजन का सामने आ रहा है टैक्स डिपार्टमेंट के पास, हम आपका साथ चलेंगे। उस एसोसिएशन को हिस्सा बनाएं जो कि उस बिज़नेस में है। उसके अलावा फेडरेशन का भी एक नॉमिनी साथ बिठाएं, ताकि ये तीनों लोग
आप कमिश्नर के तहत ये पावर देना चाहते हैं, कमिश्नर को उस कमेटी में ये तीनों लोग उसमें शामिल हो। अगर कोई वाकई टैक्स एवेजन का केस है तो उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे कि उसके ऊपर हम मुल्क की टैक्स कलेक्शन को बेहतर से बेहतर होना चाहिए, हम सब इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन ये पावर सिर्फ आप टैक्स डिपार्टमेंट को ना दें, बिजनेस कम्युनिटी को हिस्सा बनाएं। और यही अमेंडमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये आज बिजनेस कम्युनिटी की बहुत बड़ी जो है, आज ये मैं समझता हूँ इज़्ज़त का दिन है कि फील्ड मार्शल साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी की बात सुनी। और आज 21 जुलाई की मीटिंग के बाद आज जो है वो हम 14 दिन के अंदर आज हम वो नोटिफिकेशन की कॉपी देख रहे हैं जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी, तमाम चैम्बर्स, तमाम एसोसिएशन और फेडरेशन का नॉमिनी में हर शहर के साथ उनको हिस्सा बनाया गया है कि कोई केस नहीं बन सकता। जावेद बुलवानी साहब से भी पूछे। जावेद बुलवानी साहब, आप खुश हैं जो तब्दीली आई है उससे राजी हैं आप? आपके लिए काबिल तसल्ली है ये? देखिए, मैं आपको, गौहर साहब ने जो बातें की बिल्कुल सही बातें की है, समझे। मैं तो थोड़ी सी बात यूं करूंगा कि असेंबली के अंदर ऐसी चीज पास हो जाना, ये बात सही है कि गलत है? और असेंबली के अंदर जब पब्लिक के नुमाइंदे हैं और हम बिजनेस कम्युनिटी जो टैक्स दे रही है, जैसे गौहर साहब ने बताया इतने ट्रिलियन दिया है, अगर इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करो तो 40 बिलियन डॉलर है ये, समझे। 40 बिलियन डॉलर जो दे रहे हैं आपको, आप उनके लिए ऐसे कानून पास कर देते हो तो असेंबली में और सेनेट में जो लोग बैठे हैं उन्होंने क्या आंखें बंद करके कानून पास किया? नंबर 1, दुनिया में कहीं भी टैक्स पेयर को इस तरीके के कानून पास नहीं किए जाते। ये तो आप मुझे बताएं कि फील्ड मार्शल इन्वॉल्व हुए, अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता? और उन्होंने ये चीज समझी और उन्होंने बोला तो बिल्कुल ज्यादती है, टैक्स पेयर के साथ ऐसे कभी बर्ताव होना ही नहीं चाहिए। हालांकि टैक्स फ्रेंडली कानून बनाए जाते हैं दुनिया में। और आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही जो आपकी टोटल इकोनॉमी है उसका 60% जो है वो तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, और 40% जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उनको तो सलूट करना चाहिए, FBR को या गवर्नमेंट को या जो भी पाक सेक्रेटरीट के इदारे हैं, जो भी फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, कि भाई 40% लोग जो हैं आप उनको भी अगर डरा दो तो फिर होगा क्या? और नए लोगों को भी टैक्स नेट में अगर लाना है तो आप उनको अगर ऐसा माहौल दिखाओगे जिससे खौफ पैदा होगा तो कौन नया बंदा आएगा टैक्स में? और पाकिस्तान में देखें अभी जो है इस वक्त जो हालात हैं, यूटिलिटी के टैरिफ और आपके टैक्स के टैरिफ, जैसे भी आप इनकम टैक्स की, आप उसकी फाइनल टैक्स रिजीम की बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की, जैसे 200 बिलियन ज़्यादा ले लिए। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ एक्सपोर्ट के अंदर टैक्स लिया जाता है, अगर आपको नुकसान भी हुआ है तो टैक्स लगेगा। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहाँ नुकसान हो और वहाँ टैक्स लगे। ये मिनिमम टैक्स लेते हैं, फिर एडवांस टैक्स लेते हैं, फिर उसके बाद हर 3 महीने बाद नोटिस भेजते हैं एक्सपोर्टर्स को। ये कैसे? दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर आपके रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज देखें तो सब जगह आपसे कम टैक्स है, और आपके यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो एक नया सिलसिला हुआ है। गौहर इजाज़ साहब, एक सवाल आपसे एक्सपोर्ट से मुतल्लिक पूछ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हमें अमेरिका के साथ जो टैरिफ की डील की है उसके बाद हम काफ़ी खुशियाँ तो मना रहे हैं कि पता नहीं हमने कितना पैसा कमा लेना है। क्या हमारे पास बेचने के लिए या कंपेटिटिवनेस है कि 19% के ऊपर हम अमेरिका से कुछ $10 अरब एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लेंगे? देखें, आपको मैं बताऊं कि इंडिया का भी जो टैरिफ 50% किया है उसका भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, और 19% टैरिफ में हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। जो मैं तो काम ही एक्सपोर्ट का करता हूँ, मेरा काम ही 100% एक्सपोर्ट है। हम जहाँ आज से पहले खड़े थे पिछले साल, आज भी वहीं खड़े हैं, बल्कि उससे खराब कंडीशन में है। गौहर साहब, आप भी इस पे राय दे दीजिए, 2 मिनट है, आपसे भी राय आ जाए। गौहर साहब जी। नदीम, मेरा पॉइंट है, पहले पॉइंट का जो है उसको रिकैप कर लें कि मेरे ख्याल में मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि फील्ड मार्शल साहब ने जितनी इज़्ज़त बिज़नेस कम्युनिटी की 18 चैम्बर के प्रेसिडेंट्स की, फेडरेशन के प्रेसिडेंट की, और उसके बाद 21 जुलाई की मीटिंग का आज तमाम ये फ़ैसले जो है, जैसे हमने उनको रिक्वेस्ट किए कि बिज़नेस कम्युनिटी हिस्सा बने, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो उसके नोटिफिकेशन भी आ गया।
और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हम सब इस बात को जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी की इज़्ज़त जो है वो हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट्स ने, हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने, जावेद बिलवानी साहब की बात से आपको इत्तेफाक है कि जहां एक्सपोर्ट आज खड़ी है वैसे वहीं खड़ी होगी 19% टैरिफ के बावजूद, या एक्सपोर्ट मार्केट में हम कुछ और ले सकते हैं? जी नदीम, मैं अब दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखें, एक्सपोर्ट जो है दुनिया तो ये टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, सिर्फ टेक्सटाइल ही $800 बिलियन है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है? सिर्फ $19 बिलियन। हम तो 2.5% हैं, ठीक है। इतना बड़ा हमारा जो बेस फैक्टर है वो इतना छोटा है कि हमें ज़रा सा भी जंप मिले तो हम यहाँ से जो है वो दुगने हो सकते हैं। मैं हमेशा इस बात का बिलीवर हूँ कि हमारा जो बेस फैक्टर बहुत लो है। तो जो बिलवानी साहब कह रहे हैं, वो बिलवानी साहब जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज के दिन 19% के टैरिफ में अगर हुकूमत ये हमारी बात नहीं समझेगी कि हमने क्या बनाना है। आज हमारा 11 सेंट का टैरिफ है बिजली का, आज हमारा 11% का सूद है। हमारे पूरे रीजन में ये आधा है, 6% का जो है वो सूद है। जो बिजली और गैस है वो भी 6 सेंट की है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर का एक हाथ बांध दो, ठीक है, और हिंदुस्तानी का, वियतनामी का, बंगाली का, चाइनीज़ का, उन सब ने दोनों हाथ से चलना है, तो मैं जितना लड़ सकता हूं मेरा एक्सपोर्टर उतना लड़ रहा है। तो आज हम 30 के $30 बिलियन पे ही खड़े हैं, जितनी मर्जी ताकत लगा रहे हैं। वही बिलवानी साहब फरमा रहे हैं कि कराची हमारा एक्सपोर्ट का हब है, कि हम 19% के ऊपर भी आज 20% बांग्लादेश है, 20% ही वियतनाम है, 25% पे हिंदुस्तान खड़ा है, जिसको आज 50% है। मुझको कंपेटिटिव बनाएं, मैं आज भी यही बोल रहा हूँ। मुझ पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को आप कंपेटिटिव जब तक नहीं बनाएंगे, हम पाकिस्तान के लिए जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे? 22% अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें पॉजिटिविटी चाहिए, हमारे को फैसलों का हिस्सा बनाए। वही बिलवानी साहब ने कहा है कि असेंबली ने, सेनेट ने ये बिल पास कर दिया, कितनी डिस्करेजमेंट हुई पूरे पाकिस्तान को। और उसके बाद हम इस जंग में लड़ गए कि भाई जावेद बिलवानी साहब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इन टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।